नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में बिहार में दूसरे चरण के चुनाव जोरों शोर पे है। इसी कड़ी में अभी हम किशनगंज जिला के किशनगंज लोकसभा में हैं। जानते हैं यहाँ एक प्रत्याशी किस उम्मीद पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं शहाबुज्जमा भारतीय सभी जनतागणों को, आपके सब्सक्राइबर को नमस्कार, सलाम और जय हिंद जय भारत के साथ मैं आगाज़ करता हूं। आप लोग यहां तक अमोर की धरती का आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या मैनिफेस्टो है आपका इलेक्शन के लिए? मेरे मैनिफेस्टो बिल्कुल सिंपल है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सड़क, बस यही मेरा मेन मैनिफेस्टो है। इसमें आपको जो मैंने बताया कोई नया आपका ये मैनिफेस्टो नहीं है, पुराना है। लेकिन जहां पर आपको एक एक बात पर मैं जाऊंगा, जैसे सड़क में जाइए, भ्रष्टाचारी चरम पर है। 50% लोग खा जाते हैं, चाहे उसमें नेता हो, पदाधिकारी हो या ठेकेदार हो। तो 50% में क्या सड़क बन रहा है वो तो आप मीडिया कर्मी लोग अच्छी तरह समझ रहे हो। उसी तरह शिक्षा है, शिक्षा में स्कूल है, बिल्डिंग है, टीचर की कमी है। और जहां आप जाइए वहां बच्चे नहीं, अगर टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे हैं तो किताबें नहीं हैं। तो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? इस सिस्टम के लिए मुझे खुद आना पड़ा। तीसरा है आपका सुरक्षा। आप आए दिन आप देख रहे होंगे, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जितना भी लोग हैं हिंदुस्तान में, सभी लोग अपने आप को बहुत कमजोर, लाचार और बीमार महसूस कर रहे हैं। उसके लिए बीमार महसूस कर रहे हैं कि उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास जो है उनके पास वो साधन नहीं है, या उनके पास वो तरीका नहीं है कि जो वो आगे बढ़ सके। और ये जितनी भी सरकारें आ रही हैं, सभी सरकारें महज एक घोषणा और छलावा की तरह इलेक्शन में करके चली जाती है। और कुछ पूरे 5 साल वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं उनको मुड़ के कोई नहीं देखता है। उसके लिए कोई मतलब उसके बाद कोई योजनाएं नहीं है। बस आप आइए, आवेदन करते रहिए, आप आइए, आवेदन करते रहिए। आवेदन कैसे करेगा? अब देखिए, अभी पूरी दुनिया जो है डिजिटल होने जा रही है, हमारा इंडिया भी डिजिटल होने जा रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्र में आप देख लीजिए, 80-85% लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग हैं। और जितनी महादलित लोग हैं उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि एक भी एमपी का वो दर्शन कभी नहीं किया होगा, अपने जीवन काल में एक भी दर्शन नहीं किया होगा। वो मतलब जीतने के बाद जनता कोई दर्शन नहीं होता उसका। अगर फोन भी लगाने के लिए किसी से फोन नंबर लगाए तो फोन ही नहीं उठाएगा। अब बताइए, लोग वोट के समय में हमारे जैसे लीडरों को जब वोट देते हैं, उनसे कम से कम ये उम्मीद तो जरूर रखते हैं कि हम उनसे 2 पल के लिए बात कर सकें, उनके साथ बैठ करके कम से कम फोटो ही खिंचा सकें। कम से कम वो महान नहीं है, उसका खानदान महान नहीं है, कम से कम महान लोगों के पास बैठ के 2 पल के लिए अपनी व्यथा को बता सके। हमारे यहाँ के सभी लोग पिछले 20 सालों में जितने भी एमपी बने हैं, वो समझिए सभी विदेशी और अंग्रेज बना है, जो हम लोगों को जाति में बांट करके वोट लेने का काम करता है। हमेशा से जाति जनगणना में वोट होता है यहाँ कि मुझे भाजपा आ जाएगा, कांग्रेस को दे दो, है ना। भाजपा बोलेगी कि हम जो है विकास के साथ मंदिर भी बनाएंगे। इस तरह से सभी पार्टियां जो है ना आपस में इस तरह का लोगों को बरगलाता है। 5 साल फिर कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद, ना हॉस्पिटल का पता है हमारे क्षेत्रों में, आप ना डॉक्टर का पता है, ना आपको स्कूल में शिक्षा का पता है। गरीबों का तो समझ लीजिए कोई भी नहीं है, एक भी नेता नहीं है। मैं कसम खा सकता हूं इस मामले में, गरीब का कोई भी नहीं है। अब तो मोदी सरकार या कोई भी सरकार क्या बोल रही है, गरीबी तो नहीं हटा सकेंगे, गरीबों को ही इस देश से हटा देंगे। अच्छा, सबसे बेहतर है एनआरसी, एमपीआर लाएंगे, गरीबी नहीं गरीबों को हटाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा भाई। अभी अपने क्षेत्र में आप बता रहे कि जिला परिषद है, कौन सा क्षेत्र है जिला परिषद? मैं क्षेत्र अमौर, पूर्णिया जिला के 14 प्रखंड में से अमौर प्रखंड के पश्चिमी बेल्ट में 30 संख्या है हमारा, उससे हम जिला परिषद खुद है। अच्छा, आप क्या क्या विकास किए अपने क्षेत्र में? हम अपने क्षेत्र में देखिए, चूंकि जिला परिषद को यहाँ कोई इज्जत नहीं है,
ब्लॉक में तो जितनी भी मीटिंगें होती हैं हम लोगों को नहीं बुलाया जाता, ना हम लोग कोई सूचना है, ना उसको कोई सूचित किया जाता है। जिला में मीटिंग होता है? जिला में मीटिंग 3 महीने पे एक मीटिंग होती है, उसमें हम लोग काफी हल्ला गुल्ला चिल्ला चिल्ली किए हैं। तो इसमें स्वास्थ्य में बहुत सारी उपलब्धताएं आई हैं। स्वास्थ्य में उपलब्धताएं क्या आई है हमारे क्षेत्र में, जैसे खासतौर से 8 पंचायत के क्षेत्र में आपका बगवा कोला पड़ता है दुलपैली में, वहां पर हमने स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाया और वहां पर 2 डॉक्टर 6 नर्स ये सब उपलब्ध कराया, जिसमें ओपीडी चालू है। उसके बाद हमने बच्चे और बचेती के लिए आपका तरोना में एक हॉस्पिटल को सुदृढ़ किया है, वहां भी डॉक्टर की उपलब्धि ये करवाई है और वहां भी हम लोग चाह रहे हैं कि वहां डिलीवरी कम से कम हो। इधर जो है आपका, इधर आ जाइए, आपका बंगाली बेड में भी एक केंद्र को हम लोग कंजिया साइड में हम लोग जो है वहां भी चालू करवाए हैं। वहां बजाते 4 डॉक्टर ये रखे गए हैं और बल्कि 10 नर्स हैं और बजाते रेगुलर वहां पर जो है ओपीडी जैसे अमौर रेफरल हॉस्पिटल में चल रहा है वैसे वहां भी चल रहा है। आपके प्रयास से हुआ ये सब? ये हमारे जिला कमेटी जो स्वास्थ्य है उसमें हम सदस्य भी हैं और हमारे जो आपका शंकर सिंह की वाइफ हैं प्रतिमा सिंह, वो अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने मिली जुली प्रयास किया कि स्वास्थ्य विभाग में उसको जो है सुधार लाया जाए। सुधार में आप देखिएगा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अभी बिल्डिंगें बन रही हैं, जगह जगह जो है डॉक्टर आवंटित किए जा रहे हैं, जगह जगह दवाइयां आवंटित की जा रही हैं। उसकी बजाते हम लोग सूची लेते हैं, बजाते उस पर जो है मतलब फर्दन हम लोग उसको चेक करते रहते हैं। और रात में भी हम भ्रमण में निकलते हैं, रात में हम 2 बजे 3 बजे रात में हम डॉक्टरों के जाते हैं, संडे में जाते हैं ताकि तो स्वास्थ्य में क्या सुविधाएं बाकी रह गई हैं छुट्टी के दिनों में और रात के सोने के समय में आखिर विधि व्यवस्था क्या कहता है, ताकि 24 घंटा स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की 24 घंटा की है। तो मैं देखूं तो रात में किसी को दवाई दे रहा है कि नहीं, मैं खुद अपने से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में रात में जांच करता हूं, मेरे बारे में आप पता लगा लीजिए। इससे बहुत सुधार आया है। रोड और सड़क के मामले में आप देखिए, रोड के क्षेत्र में हमारे जो हमारे पूर्णिया जिला के जो डीएम और डीडीसी है, ये कहीं ना कहीं ये किसी न किसी सरकार से प्रेरित है और हम लोगों ने इस बार 20 साल के बाद एक मतलब कि पिछड़ा मुस्लिम को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाने का काम किया और उसके माध्यम से हम लोगों ने सोचा था पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण होगा। लेकिन ऊपर में बैठे हुए जितने पदाधिकारी और सरकारें हैं वो हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही हैं पिछले 2-3 सालों से, जिसमें कि बार बार डीएम का ट्रांसफर होना, डोंगल चेंज होना, पैसा रखा हुआ है लगभग 60-70 करोड़ रुपया रखा हुआ है, लेकिन ये कौन डकैत डीडीसी को ला करके बिठा दिया है। वो हम सुनते हैं कि वहां से आपको पंजाब साइड से है, वो पेमेंट ही नहीं करती है, ना किसी का क्या कहते हैं वर्क ऑर्डर देती है, बहुत मुश्किल से वर्क ऑर्डर और पेमेंट देती है। जब पेमेंट नहीं देगा तो आगे लोग काम कैसे करेगा बताइए। अभी हमारा एक वेंडर है यहाँ पर अप्रोच जिला परिषद, उसके 70 लाख रुपया बाकी है और उसको ये कहा गया था कि मार्च में सारा पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उसको एक पेमेंट भी नहीं। रोड के मामले में आपका कुछ कार्य नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ? नहीं, बे रोड के मामले में हमने 4 काम किया है। कहाँ से कहाँ? आप एक रोड अपने रहुआ टोल में काम किया, बिल्कुल अटूट रोड है, आप अभी छेनी हथौड़ी लेके जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोड बिल्कुल आपके सामने टिकेगा। और दूसरा है आपका ब्राह्मण टोली बिशनपुर में है, विनोद मिश्र के घर से आपका बउआ जी का खेत का, तो समझ लीजिए कि वो रोड भी हमारा बिल्कुल अटूट है। आप मीडिया कर्मी हैं, मैं खुलेआम चुनौती आपको देता हूं, आप छेनी हथौड़ी से मेरे रोड का जांच कीजिए, अगर उसमें कुछ कमी पाई जाएगी तो मैं दोबारा तोड़ के दोबारा बनाऊंगा। उसी तरह एक भड़गावा गांव में हमने वहां पे बनाया, वहां पे हमने संयुक्त रोड बनाया, ये मुखिया का भी 15वीं सिस्टम से और उसके बाद प्रमुख का भी सिस्टम से और हमने भी अपना सिस्टम से उस रोड को कंबाइन करके 1300 फीट वहां पर रोड को कंप्लीट करने का। क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने जगह जगह स्कूलों में जाके जांच टीम के तौर पर काम किया। जहाँ पे मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी हो रही थी उसमें हमने वहाँ जाकर के मास्टरों को काफ़ी हिदायत देने का काम किया और जिला में भी उसकी शिकायत करने का काम किया, जिसके वजह से अभी हमारे क्षेत्रों में आपको शिक्षा में बहुत सुधार मिलेगा। कम से कम मेरे इसमें पानी के क्षेत्र में आइएगा, जल नल योजना पूरे बिहार में फेल है, लेकिन मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं मेरा क्षेत्र अमौर में 80 से 85% जल नल योजना मेरा बिल्कुल
पास सक्सेस है। उसकी वजह है कि हमने जिला कमेटी के माध्यम से, है ना, स्वच्छता कमेटी के माध्यम से हमने जगह जगह उसको ठीक करने का। प्रेजेंट में अभी आप जिला परिषद है अमोर से, जी जी। आपको क्या मतलब अच्छा ही लगा कि आप सांसद में नामांकन दिए, लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन कहीं न कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ये बहुत अच्छी बात कहे आपने, क्योंकि हम लोगों के यहाँ राजनीति का जो भाषा है ना वो बहुत गलत है। नेता छोटा या बड़ा नहीं होता है, नेता सिर्फ नेता होता है। नेता जो है लंबा मोटा, है ना, और जाहिल और पढ़ा लिखा का नेता ही एक ऐसा चीज है जिसमें कोई सीमा नहीं। तो नेता ही एक ऐसा चीज, एक नेता है उसके बाकी सब जनता है। तो वैसे इसमें हमने ये सोच पैदा किया कि मेरा काम लड़ना है। मुझको कोई सर्टिफिकेट माँ बाप ने दे के नहीं भेजा कि मैं एमपी बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा या बहुत मैं बड़ा बन जाऊंगा। ये नहीं है, मेरा काम प्रयास कर रहा है। कभी मैं 5 साल जनता के लिए प्रयास करता हूं। नहीं है जीतना, मेरा मकसद जीतने से मतलब नहीं है। जीत तो किसी हाथ में है, लड़ना मकसद। देखिए जीत किसी के और के हाथ में है, तो मैं उस पर फोकस क्यों करूं? लड़ना, मेरा मकसद लड़ना है। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। ये आप गीता का सार पढ़िए, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आपने पढ़ा होगा इसमें। मैं निश्चय मैंने कर लिया और मैं जीत के रहूंगा। क्यों जीत के रहूंगा उसका मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं आपको खोलता हूं, मैंने अभी तक नहीं खोला था। बैसी अनुमंडल में 4 प्रखंड है जिसमें 5.5 लाख वोट है, उसका अकेला मैं कैंडिडेट हूं। आप बाकी जितने भी प्रखंड है सबको मिला करके 7 सुरजापुरी और 4 जो है दलित हिंदू में से है। आप ये देख लीजिए, मैं कुलिया से आता हूं, 3.5 लाख वोट हमारे इस बैसी अनुमंडल में आता है, जहां की मैं कयादत करना चाहता हूं। मैं जीतूं या ना जीतूं, जनता मुझको स्वीकारे या अस्वीकार करे, लेकिन मैं अपनी बिरादरी का, मैं अपने अनुमंडल का प्रतिनिधित्व करूंगा। और सभी जितनी भी जन समस्याएं हैं उसके लिए मैं, आप देख लीजिए, बृहद पैमाने पर मैंने कार्यालय खोला हुआ। यहां किसी प्रकार का कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। ये राजनीतिक कार्यालय मैंने इसलिए खोला है कि जनता सीधे रूप से यहां आएगी, अपनी समस्या के समाधान करा के जाएगी। जहां सरकार अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके, है ना, जनता को धूर्त बनाने का काम कर रही है, वहीं पर मैंने प्राइवेट तौर पर अपना यह ऑफिस खोला है। और बैसी अनुमंडल के तमाम जनतागणों से मेरा अनुरोध है, आप मुझको वोट दें अन्यथा न दें, लेकिन एक बार अपनी शिकायत मेरे पास जरूर लाएं। और जो भी समस्याएं हैं मैं जिला स्तर के माध्यम से लड़ने का काम करूंगा। और अगर आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद रही तो मैं दिल्ली तक आपका जो है तख्त हिलाने का काम करूंगा। और आपकी बदहाली और आपकी अशिक्षा और आपकी कमजोरी और बेरोजगारी और यहाँ के जो है लोगों में जो कमी है उसको पूरा करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से कर रहा हूं, बाकी सभी पार्टी विपक्ष से लड़ रही है। समाज के विपक्ष में लड़ रही है सभी पार्टी, मैं समाज के पक्ष में हूं। राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महादेव जानकर जी हैं, जो महाराष्ट्र से एमपी से खड़ा हो रहे हैं। उनका भी चुनाव चिन्ह सिटी छाप है और हमारा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड छाप खोला है। और बैसी अनुमंडल के तमाम जनतागणों से मेरा अनुरोध है, आप मुझको वोट दें अन्यथा न दें, लेकिन एक बार अपनी शिकायत मेरे पास जरूर लाएं। और जो भी समस्याएं हैं मैं जिला स्तर के माध्यम से लड़ने का काम करूंगा। और अगर आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद रही तो मैं दिल्ली तक आपका जो है तख्त हिलाने का काम करूंगा। और आपकी बदहाली और आपकी अशिक्षा और आपकी कमजोरी और बेरोजगारी और यहाँ के जो है लोगों में जो कमी है उसको पूरा करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से कर रहा हूं, बाकी सभी पार्टी विपक्ष से लड़ रही है। समाज के विपक्ष में लड़ रही है सभी पार्टी, मैं समाज के पक्ष में हूं। राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महादेव जानकर जी हैं, जो महाराष्ट्र से एमपी से खड़ा हो रहे हैं। उनका भी चुनाव चिन्ह सिटी छाप है और हमारा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड छाप है। आपका ब्लैक बोर्ड है। जनता से क्या अपील है? मेरा जनता से अपील है कि मुझे आप इस बार दुआएं दें और इस निकम्मे नाकारे सभी नेताओं को आप एक बार बढ़िया से सर से पैर तक देख लें। क्या 5 साल वो आपका फोन उठाएगा?
क्या ठेकेदारी के माध्यम से आपको ठेंगा नहीं दिखाएगा? 5 साल अगर विदेशों से ला के विदेशों को यहां पनपने का मौका देगा और आपको पनपने का मौका नहीं देगा, तो क्या ऐसे नेताओं को वोट देना आप पसंद करेंगे? अच्छा, अभी जो प्रेजेंट में है सांसद महोदय, ये कहाँ के, दूसरी जगह का है? ये हमेशा दिल्ली में रहते हैं, और अगर सही पूछिए तो ये अब हमारे समाज से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब किस जात से बिलोंग करते हैं ये भी कहना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनको जब यहाँ के जनता से कोई मतलब ही नहीं है, वोट जीतने के बाद वो सीधे आप दिल्ली में जाके वो बैठते हैं और यहाँ बिल्कुल फोन तक किसी का नहीं उठाते हैं, ना कोई प्रतिनिधि उनका काम करता है, ना कोई उनका कार्यकर्ता काम करता है, ना किसी तरह की वो सुनवाई करते हैं। जिस समय वोट का लास्ट ही चरण होता है, योजनाओं को धतर पतर जमीन पर उतारने का काम करते हैं, और जगह जगह जहां भी योजना लगाते हैं वहां पर एक बोर्ड लगा देते हैं। आप चले जाइए, जहां जहां बड़ा बड़ा टावर लगा होगा बिजली का, वहां एक छोटा सा बोर्ड भी लगा होगा कि जावेद ने बनाया है। ठीक है, तो भाई आप एक बात बताइए, जनता से आप जुड़े ही नहीं, जनता के दुख सुख सुने ही नहीं। हो सकता है कि बिजली के टावर से ज्यादा उसके पांव का चप्पल जरूरी था, उसके पांव में कांटा चुभ रहा था, जिससे नंगे पांव आपको वोट बूथ में देने गया था। उस समय आप क्या महसूस किए होंगे, और 5 साल जीतने के बाद आपने क्या महसूस किया? एसी में बैठने वाले लोग हमारे जैसे इस बदहाल क्षेत्र में क्या विकास कर सकता है? उसको जमीन पर उतरना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बोलता हूं, इस क्षेत्र में पिछले 25-30 सालों में एक सांसद और भी आया, मौलाना इशराउल हक कासमी साहब। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए कि उन्होंने जितना भी मैंने काम किया कहा, उन्होंने बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे क्षेत्र में एक रोड है, नदी में कटान हो रहा था, 18 लाख रुपया दे करके उन्होंने उसको जो है बनाने का काम किया था, परवट्टा टू बनगांव के बीच में। और देखिए वैशाली घाट का आगाज उन्होंने किया था, लेकिन आज कोई ऐसा निकम्मा नहीं पैदा हुआ जो उसको बना सके। मैं वैशाली और घाटी घाट के लिए बहुत ही जज्बाती हो जाता हूँ। तो कोई भी नेता, दिल्ली हो या पटना हो या बीजेपी हो या सरकार हो, कोई भी हमारे वैशाली और खाड़ी घाट को बनाने का काम नहीं करता है। हम लोगों के साथ छल करता है, हम लोगों का शोषण करता है। अगर जब तक ये रोड नहीं बनेगा, तब ये पुल नहीं बनेगा, तब तक मैं इस विधानसभा में या लोकसभा या जिला परिषद हो या किसी में हो, मैं सभी में उठता रहूंगा। जहां से बनेगा, तब जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। बन जाएगा तो आप नामांकन देना बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, एक बात बताते हैं, मुद्दे कभी नहीं मरते हैं, आपको जानना चाहिए। अभी जो मुद्दे आप जैसे समस्याएं हैं, मैं इससे देखिए, किसी चीज से तो आगाज होती है। आपको पांव में ठोकर लगता है तो आप जूते खरीदते हैं, और ऐसा नहीं है जूता पहनने के बाद आप पैंट शर्ट पहनना भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आदमी के मुद्दे हैं। अच्छा, पैंट शर्ट पहन भी लिए तो क्या लोग टोपी नहीं पहनता है? क्या लोग चश्मा नहीं पहनता है? आज भी जैसे जैसे आदमी डेवलप करता जाता है, कल मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आया है, कल गाड़ी 4 व्हीलर नहीं था, आज 4 व्हीलर आया है। तो इस तरह आदमी की संभावनाएं जब बढ़ती हैं तो उनकी हालात भी बदलने के लिए लोग आते हैं और चले जाते हैं। मेरे माध्यम से आप शॉर्ट में बताएं, मेरे माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, और ख़ास तौर से बैसी अनुमंडल में बाढ़ से, सुखाड़ से, और अब आपके नदियों के विकराल जो है प्रहार से, और यहाँ की गरीबी से, अशिक्षा से, सड़क की दुर्दशा से, पुल से जितने लोग भी प्रेरित हैं, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो 5 साल उसके साथ आप अपने प्रॉब्लम को समाधान करा सकें। अन्यथा फिर 5 साल आपको भी गाली बोलना पड़ेगा और उसको भी गाली सुनना पड़ेगा। आप ऐसा सिस्टम को बदलिए कि ताकि ऐसे कैंडिडेट को आप बनाइए जो कैंडिडेट आपके लिए हमेशा खड़ा हो, हमेशा खड़ा सोना की तरह उतरे, और आपके हर समस्या पर कुछ ना कुछ हल निकाल सके। उसको वोट देना चाहिए। उसको वोट देना चाहिए। क्या छाप है आपको? मेरा ब्लैक बोर्ड छाप है। क्रमांक 5 नंबर में हमारा है जो ब्लैक बोर्ड छाप, वो आपके लिए कोरा कागज की तरह है। अगर एक कलम भी आप लिख दीजिएगा, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस बार जो दिल्ली में संसद में
आपकी हक की आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, सिर्फ ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाऊर रहमान। रहमान जी, बताइए कैसा कैंडिडेट है ये? बहुत अच्छा कैंडिडेट है, गरीबों का मसीहा है। क्या उम्मीद लेकर आप इसका साथ दे रहे हैं? साथ देते हैं कि गरीबों का मसीहा है, एक आवाज देते हैं हमको। गरीबों का, देखिए इलेक्शन टाइम जो होता है ना, गरीबों का मसीहा सब बनता है जी। इलेक्शन में जीतने के बाद सब अपना अपना काम में लग जाता है। कहीं दुख सुख होता है, कहीं मर्डर होता है, कहीं कुछ होता है, आवाज देते हैं, आ जाते हैं, सेवा करते हैं बेचारे। बनता है जी। इलेक्शन में जीतने के बाद सब अपना अपना काम में लग जाता है। कहीं दुख सुख होता है, कहीं मर्डर होता है, कहीं कुछ होता है, आवाज देते हैं, आ जाते हैं, सेवा करते हैं बेचारे साहबुज्जमा साहब। इसीलिए उसका साथ आप लोग जी। दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। क्या अच्छा लगा कि इनका साथ दे रहे हैं आप? ये हर परिस्थिति में जनता के साथ है, इलेक्शन हो या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इनके पास आइए तो ये इनका हल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर इसको भी आप लोग जिता दीजिए, ये भी तो दिल्ली में रहने लगेगा तब। मेरा विश्वास है ऐसा नहीं होगा, अच्छा, ये मेरा विश्वास है ऐसा नहीं होगा। जिला परिषद में जीते हुए क्या काम करते हैं कि ऐसे हवा पानी मारते नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। हैं जिला परिषद से? जी हाँ, इनके अच्छा, कार्य से संतुष्ट हूँ। एमपी में जीते न जीते, आप 2025 में तो फिर पंचायती राज का चुनाव हो, जिला परिषद में निकलेगा। मेरा तो ये विश्वास है कि इस बार ही ये निकलेंगे। मतलब लोकसभा में। जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कासिम। क्या उम्मीद लेके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? काम तो ये नेता बेजोड़ का है, किसी काम में जो है ये डरता भी नहीं है और गरीबों का बिल्कुल सहारा और मदद करता है। ये विकास चाहता है, हर कुछ चाहता है, काम के लिए ये भरपूर है ये। अच्छा, ये वकील साहब है, कोर्ट में बैठते हैं। हाँ अच्छा, कभी आपका फ्री में केस लड़ा है ये? हाँ, लड़ा है, बहुतों मदद किया है, हाँ? बहुत मदद किया है ये। कोई ऐसा गरीब का बिल किया है बगैर पैसा का? बहुतों किए, हाँ? बहुतों किए, हाँ? बहुतों किए। जी हाँ, अब जनता के पास जाइए, पूरा